विद्यार्थियों, आज का यह शिक्षण कार्यक्रम शास्त्रीय तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए है। भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, यह आपके प्रश्न पत्र का शीर्षक है। आज हम इस प्रश्न पत्र पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि काव्य शास्त्र का प्रश्न है, इसलिए सर्वप्रथम यह बात उठती है कि काव्य का स्वरूप क्या है। तो निश्चित रूप से हमारे सामने यह उपस्थित हो जाता है कि काव्य का स्वरूप निश्चित रूप से कविता के रूप में होता है। और कविता हमारे मनोभावों को प्रदर्शित करती है। जो वस्तु जितनी व्यापक होती है वह उतनी ही सूक्ष्म भी होती है। यह कहना भी बड़ा असंगत है कि कविता पहले अच्छी होती थी, अब नहीं होती, या फिर कविता अब पठन पाठन की वस्तु नहीं रह गई। कविता भी मानव जीवन के साथ साथ सतत परिवर्तनशील रही है। प्रकृति में देवत्व के आरोप ने वैदिक ऋचाओं का रूप लिया। क्रौंच पक्षी के करुण वध ने वाल्मीकि के शोक को श्लोक में परिवर्तित कर दिया। चंदवरदाई ने देश की विषम परिस्थितियों में वीरता, शौर्य और राष्ट्रीय भावना की अलख जगाई। तो सूरदास और तुलसीदास ने आस्थाहीन समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम राम और कृष्ण का उपासक बनकर एक आस्थावादी संस्कृति को जन्म दिया। निश्चित रूप से दरबारी संस्कृति में काव्य प्रतिभा मोहरों, अशरफियों के हाथों नीलाम होती रही और घोर श्रृंगारिक कविताएं दरबारों की शोभा बनकर वाहवाही लूटती रहीं। अनैतिकता की धुंध छांटने हेतु कटिबद्ध द्विवेदी युगीन कविता इतिवृत्तात्मक हो उठी। उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा ने प्रेरित प्रगतिवाद अस्तित्व में आने लगा। उसके बाद अज्ञे ने तार सप्तक के संपादन के साथ ही प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। आज धीरे धीरे तेजी से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मूल्य बदल रहे हैं, उतनी ही तेजी से काव्य मूल्य भी प्रतिबद्ध कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, शमशानी कविता, युत्सावादी कविता, नई कविता, जनवादी कविता और कई प्रकार की कविता का जन्म हो रहा है। कविता को तो एक मानक बना लिया। जैसे 7वें दशक की कविता, 8वें दशक की कविता, 9वें दशक की कविता। अतः निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कविता का स्वरूप सतत परिवर्तनशील है। निश्चित रूप से हमारे कुछ मनीषियों, विद्वानों ने इसके स्वरूप को प्रकट करने के लिए अपनी विचार अभिव्यक्ति दी है। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा में कहा गया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा के अनुसार सरस, पूर्ण और माधुर्यमय रचना ही काव्य की कोटि में आ सकती है। रसवादी आचार्य होने के नाते विश्वनाथ ने रस को प्रधानता दी है। किंतु प्रश्न उठता है कि क्या रस काव्य के समस्त स्वरूपों को आत्मसात कर सकता है? इसी प्रकार दूसरे विचारक पंडित जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहकर काव्य को परिभाषित किया। रमणीय को उन्होंने आह्लाद का पर्याय बना दिया। इसी परिभाषा में शब्द पद का प्रयोग काफ़ी भ्रममूलक है, क्योंकि भाषा की परिणति वाक्य है
शब्द नहीं। अकेला शब्द रस सिद्धि नहीं कर सकता। हिंदी में रीतिकाल लक्षण परक काव्य का काल रहा है, जिसमें अधिकांशतः संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुवादित स्वरूप ही मिलता है। कुछ कवियों ने इस संबंध में मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं। इनमें प्रमुख रूप से आचार्य केशवदास का नाम लिया जाता है। काव्य की शोभा अलंकार मानते हुए केशवदास ने काव्य स्वरूप को पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। केशव की दृष्टि में रस, छंद और शब्द के साथ अलंकार की उपस्थिति भी अपरिहार्य है। संसार से विलक्षण अर्थ देने वाला शब्द और अर्थ काव्य है। यह एक विलक्षण आनंद किस प्रकार समझा जाए, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महाकवि देव ने काव्य रसायन में काव्य स्वरूप को परिभाषित कर किया है। काव्य स्वरूप के रूपक का स्पष्टीकरण यहाँ मिलता है। शब्द जीव है, अर्थ मन है, रसयुक्त यशस्वी शरीर है, मात्रिक वर्णिक छंद गति है और अलंकार गति की गंभीरता। देव की धारणा विलक्षण है क्योंकि रस को शरीर माना गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन में लिखा है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किंतु यह कविता की एकांगी परिभाषा है। अंतःवृत्त का चित्र कविता का एक रूप मात्र हो सकता है, परंतु संपूर्ण कविता नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति माना है। उनकी दृष्टि में अव्यक्त को अभिव्यक्त जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है। छायावादी कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारणा जयशंकर प्रसाद की है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध में उन्होंने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। जीवन और सत्य का जो रूप काव्य द्वारा प्रकट होता है, अपने में पूर्ण सौंदर्य के साथ होता है। महादेवी वर्मा ने लिखा है कि कविता असीम सत्य की झांकी दिखाती है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और यह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। अन्यत्र महादेवी वर्मा ने कवि के संबंध में लिखा है कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। लेकिन गहराई से देखें तो आवश्यक नहीं कि पाठक भी कभी जितना ही संवेदनशील हो। फिर ये परिभाषाएं गीत काव्य के लिए तो ठीक हैं, किंतु जहाँ विसंवादी भावनाएं भी उठ सकती हैं, वहाँ इनकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। सुमित्रानंद पंत ने कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये परिभाषा दी है। यह कहकर काव्य को छायावादी कविता की तरह ही स्पष्ट कर दिया है। परिपूर्ण क्षण कौन से हैं? हर व्यक्ति की दृष्टि में परिपूर्ण लक्षण अलग अलग हैं। अज्ञेय के शब्दों में कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। काव्य की काव्यिक संरचना में प्रतीक, बिंब, मिथक, अलंकार जैसे तत्व गुथे रहते हैं। अतः इन प्रतिमानों की अलग चर्चा न करते हुए
उन्हें शब्द में ही अंतर्भूत कर लिया गया है। विज्ञान ने दैहिक दूरी तो कम की है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति के बीच में खाई उतनी ही चौड़ी होती जा रही है। कविता ही है जो मनुष्य की मनुष्यता को जीवित रखती है। काव्य के स्वरूप के विषय में निश्चित रूप से आधुनिक कवि किसी एक तत्व को प्रमुखता नहीं देते। उनका ध्यान वर्णन शैली पर नहीं, वर्ण विषय पर अधिक केंद्रित होता है। आज की कविता को हम पुराने मानदंडों के आधार पर नहीं परख सकते। इसलिए विजय देवनारायण शाही कहते हैं कि समूची नई कविता को ठीक ठीक देखने के लिए नई कविता के प्रतिमान की जरूरत नहीं, बल्कि कविता के नए प्रतिमान की जरूरत है। इन सारी समस्त परिभाषाओं को समग्र रूप में समझकर ही काव्य के स्वरूप को समझा जा सकता है। काव्य का स्वरूप भाषा पक्ष, भाव पक्ष, अभिव्यक्ति कौशल और आत्म पक्ष, इन सब का समवेत रूप है। काव्य का अस्तित्व सत्य के कारण है, इसलिए काव्य की आत्मा सत्य है। सत्य सुंदर और शिव से संयुक्त होता है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम को भी काव्य का स्वरूप माना गया है। निश्चित रूप से निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि कविता सत्यम शिवम सुंदरम सब कुछ समाहित करती है। आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।